अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी दुनिया भेद भंवरों से भरी पड़ी है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किस्से नहीं होती बल्कि जिंदगी भर का सबक बन जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये एक ऐसा सच्चा वाकया है जिसे सुनने के बाद आप रात के अंधेरे में कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर नईम साहब ने भेजी है, जो पाकिस्तान रेलवेज में काम करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का वो खौफनाक तरीन वाकया हमारे साथ शेयर किया है जो आज भी उनकी रूह को कपकपा देता है। वो चाहते हैं कि उनकी गलती से दूसरे लोग सबक सीखें और कभी वो हमाकत न करें जो उनसे नशे और लापरवाही में सरजद हो गई थी। तो आइए बिना किसी ताखीर के सुनते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी खुद नईम साहब की ज़बानी। मेरा नाम नईम है और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर हैदराबाद से है। ये आज से कई साल पुरानी बात है जब मेरी पोस्टिंग कोटड़ी जंक्शन पर थी। रेलवे की नौकरी तो आप जानते हैं, कभी काम का इतना रश होता है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती और कभी कभी शिफ्टें इतनी खामोश और बेकार गुजरती हैं कि वक्त काटना पहाड़ जैसा लगता है। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था और मेरा काम ट्रेनों में आने वाली तकनीकी खराबियों को ठीक करना था। मेरे साथ 2-3 और साथी भी होते थे। ये सर्दियों के दिन थे, दिसंबर की ठिठुरती हुई रातें। सिंध की सर्दी वैसे भी हड्डियों में उतर जाती है। पिछले 3-4 दिन से अजीब सुकून तारी था। कोई ट्रेन खराब नहीं हो रही थी, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आ रही थी। हम रात की शिफ्ट में आते, अपने छोटे से कमरे में हीटर के आगे बैठते, चाय पीते, गप्पे हाँकते और ऊँघते हुए सुबह का इंतजार करते। काम न होने की वजह से हम सब बुरी तरह बोर हो चुके थे। उस रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। स्टेशन पर मुसाफिरों की चहल पहल तकरीबन खत्म हो चुकी थी। बस इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। प्लेटफॉर्म पर एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी, जिसे कभी कभार दूर से आती किसी ट्रेन की सीटी की आवाज तोड़ देती। मेरा एक साथी था, सुहेल। वो मुझसे ज्यादा बेचैन और शरारती तबीयत का मालिक था। उसने मुझे कोहनी मारकर कहा, यार नईम, पक गया हूं बैठे बैठे। 4 दिन हो गए, कोई काम ही नहीं। ऐसे तो जंग लग जाएगा हमें। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तो और क्या करें, शुक्र कर सुकून है, कोई मसला नहीं हो रहा। सुहेल की आंखों में एक शरारत चमकी। वो मेरे करीब हुआ और सरगोशी में बोला, यार नईम, एक आइडिया है, आज रात थोड़ा माहौल न बना ले। मैं उसका मतलब समझ गया। दिमाग खराब है तेरा? ड्यूटी पर अगर सीनियर साहब को पता चल गया तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सुहेल हंसा। अरे कौन सा हमने ट्रेन चलानी है, अपना काम तो खराबी ठीक करना है, और वैसे भी आजकल तो कोई खराबी आ ही नहीं रही। मेरा एक दोस्त है, यहीं स्टेशन से थोड़ा आगे रहता है, अकेला रहता है। उसके पास हर वक्त इंतजाम मौजूद होता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, थोड़ी देर में होकर आ जाएंगे। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर हमारे तीसरे साथी आसिफ ने भी सुहेल की हाँ में हाँ मिला दी। बोरियत और ठंडे मौसम ने मेरे इरादे को भी कमजोर कर दिया। आखिरकार मैं मान गया। हम तीनों उठे और अपने सीनियर साहब के केबिन में गए। वो अपनी कुर्सी पर नीम दराज थे। हमने बड़ी मासूमियत से कहा, सर बहुत भूख लगी है, सामने वाला ढाबा खुला है, वहां से कुछ खाकर आ जाएं। अगर कोई काम हुआ तो आप बस एक फोन कर दीजिएगा, हम भागे चले आएंगे। सीनियर साहब हमें सालों से जानते थे। हमारा रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। बस इतना कहा, ठीक है, जल्दी आना और फोन ऑन रखना। हमने शुक्र अदा किया और खुशी खुशी स्टेशन से बाहर निकल आए। सर्द हवा ने हमारे चेहरों पर थपेड़े मारे। हम स्टेशन के पिछवाड़े की तरफ से निकलकर अंधेरी गलियों में दाखिल हो गए। सुहेल का दोस्त वाकई करीब ही रहता था। एक पुरानी सी आबादी में उसका छोटा सा क्वार्टर था। हमने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से सुहेल का दोस्त नशे में धुत हालत में बाहर निकला। उसने हमें देखा तो खुशी से चिल्लाया, अरे आओ आओ, आज तो किस्मत ही अच्छी है तुम लोगों की। अंदर का माहौल हमारी तवक्को से भी बढ़कर था। कमरे में हीटर चल रहा था, गर्मा गर्म मटन कढ़ाई की खुशबू फैली हुई थी और तली हुई मछली भी रखी थी। उसने बताया कि आज उसका भी पीने का मूड था और उसने खास किस्म की विलायती शराब मंगवा रखी थी जो सर्दी में जिस्म को गर्मा देती है। बस फिर क्या था, महफिल जम गई। गिलास टकराने लगे, कह कहे बुलंद होने लगे और वक्त परों लगाकर उड़ने लगा।
मटन, मछली और शराब के इस इम्तियाज ने हम सबको पूरी तरह टुन कर दिया। रात के शायद 2 बज चुके थे। अब हमें वापसी की फिक्र सताने लगी। सुहेल ने हिम्मत करके सीनियर साहब को फोन किया और बड़ी संभली हुई आवाज में पूछा कि सर कोई जरूरत तो नहीं। सीनियर साहब ने कहा, नहीं सब ठीक है, तुम लोग वहीं आराम कर लो, अगर दोस्त का घर पास ही है, कुछ हुआ तो मैं बुला लूंगा। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया। अब कोई फिक्र नहीं थी। हम सब वहीं फर्श पर बिछे गद्दों पर लेटने की तैयारी करने लगे। कुछ ही देर में सब गहरी नींद सो गए, लेकिन मुझे शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। मुझे पेशाब की शदीद हाजत महसूस हुई। मैंने अपने दोस्त से बाथरूम का पूछा, लेकिन नशे में मेरा दिल चाह रहा था कि खुली हवा में जाऊं ताकि थोड़ा होश भी ठिकाने आए। मैंने सबको सोता देखकर आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। बाहर घुप अंधेरा था और मुकम्मल सन्नाटा। मैं घरों के पास पेशाब करना मुनासिब नहीं समझता था, इसलिए थोड़ा आगे चल पड़ा। चलते चलते मैं रेलवे लाइन के करीब पहुंच गया। वहां एक बहुत पुराना और घना जामुन का दरख्त था। उसकी शाखें अंधेरे में किसी दीव की तरह फैली हुई थी। मुझे उस वक्त कुछ होश नहीं था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसी जामुन के दरख्त की जड़ में पेशाब कर दिया। बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ दरख्तों पर, खास तौर पर जामुन, पीपल और बरगद के दरख्तों पर मखलूक का बसेरा होता है और अमावस की रात को तो ऐसी जगहों के करीब भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त नशे में मुझे ये सब बातें कहाँ याद रहनी थीं। मैं फारिग होकर वापस आया और अपने दोस्तों के साथ आकर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए बमुश्किल 20-25 मिनट हुए होंगे कि सुहेल के खौफनाक खर्राटों ने मेरी नींद खराब कर दी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने उसे हिलाया, उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। तंग आकर मैंने तकिया अपने कानों पर रख लिया और सोने की कोशिश करने लगा। मैं जिस तरफ करवट लेकर लेटा था उस तरफ कमरे की एक खिड़की थी। खिड़की का एक पट थोड़ा सा खुला हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई खिड़की के बाहर आकर खड़ा हो गया है। मैंने आंखें खोलकर देखा। नशे की वजह से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन एक साया वाज़ेह था। मैंने आंखें मलकर गौर से देखा। खिड़की के उस पार एक लड़की खड़ी थी। उसके कद और जिस्म की साख्त से लग रहा था कि उसकी उम्र कोई 13-14 साल होगी। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मोहल्ले की कोई बच्ची होगी, लेकिन इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और आंखें बंद कर लीं। अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक टक। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने दोबारा आंखें खोली। इस बार वो लड़की अपना हाथ खिड़की के अंदर डालकर मुझे इशारों से बुला रही थी। उसके इशारे में एक अजीब सी बेचैनी और इल्तिजा थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे बुलाती रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके रोने में आवाज नहीं थी, बस आंसू थे। मुझे उस पर तरस आ गया। मुझे लगा शायद वो किसी मुसीबत में है और मदद मांग रही है। मेरे अंदर का इंसान जाग गया। मैं सबको सोता छोड़कर उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर आया वो लड़की मुड़ी और रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगी। वो चल नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में बह रही हो। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। रुको, बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? मेरा नशा अब उतरने लगा था। एक अनजाना खौफ मेरे दिल में बैठ रहा था। हम स्टेशन के करीब पहुंच गए। अचानक पीछे से सुहेल की आवाज आई, अरे नईम, कहाँ चल दिया अकेले? मैंने पलट कर देखा तो सुहेल और आसिफ भी मेरे पीछे आ रहे थे। सुहेल बोला, चल अच्छा है, स्टेशन ही चलते हैं, बहुत देर हो गई है, सीनियर साहब आइंदा कभी छुट्टी नहीं देंगे। मैंने उन्हें उस लड़की के बारे में कुछ बताने के लिए जैसे ही वापस पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो लड़की हवा में तहलील हो चुकी थी। सुहेल ने मुझे हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या हुआ, किसे देख रहा है? मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम था, शराब का असर था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और हम तीनों चुपचाप स्टेशन पर अपने कमरे में आ गए। हमारा कमरा प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। हमने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और अपनी अपनी चटाइयों पर लेट गए। मेरे दिमाग में अब भी उसी लड़की का ख्याल घूम रहा था। क्या वो सचमुच थी या मेरा तसव्वुर? मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के शायद 3 बजे का वक्त होगा। मेरी आंख एक बार फिर सुहेल के खर्राटों से खुली। मैं गुस्से में उठकर बैठ गया कि ये शख्स मुझे सोने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैं उठा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मुझे अपने पीछे कमरे के अंदर ही किसी की मौजूदगी का शदीद एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा मुझे घूर रहा है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, हमारे सिवा कोई नहीं था। मेरा दिल खौफ से हलक में आ गया। मैंने कांपते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वही लड़की कमरे के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखों से उसी तरह आंसू बह रहे थे और वो मुझे अपने साथ आने का इशारा कर रही थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग गया। ये वहम नहीं हो सकता था। वो यहां कैसे आई? मैंने कांपते हुए इशारों से पूछा, कौन हो तुम? वो रोते रोते मुड़ी और बंद दरवाजे से ऐसे बाहर निकल गई जैसे वो कोई दीवार हो ही ना। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खौफ के साथ साथ एक तजस्सुस ने मुझे पागल कर दिया। ये कौन है और मुझसे क्या चाहती है? मैं हिम्मत करके उठा और उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गया। वो प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरियों पर चलने लगी और स्टेशन से दूर आउटर की तरफ बढ़ने लगी। मैं भी एक मजबूर की तरह उसके पीछे चलता रहा। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। दूर दूर तक घना अंधेरा और पटरियों का जाल बिछा था। वो आगे आगे और मैं पीछे। स्टेशन से काफी दूर निकल आने के बाद पटरी के साथ एक बहुत बड़ा पुराना दरख्त था। ये वही जामुन का दरख्त था जिसके नीचे मैंने पेशाब किया था। वो लड़की उसी दरख्त के पीछे जाकर गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि आज इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। मैं डरते डरते उस दरख्त के पास पहुंचा और उसके पीछे झांका। उसके बाद मैंने जो मंजर देखा, काश मैं वो कभी न देखता। दरख्त के तने के साथ एक औरत बैठी थी। उसका पूरा जिस्म जला हुआ और झुलसा हुआ था। उसकी साड़ी जगह जगह से जली हुई थी और उसके जिस्म से जले हुए गोश्त और पीप की नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक चीज उसका चेहरा था। उसके चेहरे पर ना आंखें थीं, ना नाक, ना होंठ, ना कान, बस एक सपाट हमवार जली हुई खाल का टुकड़ा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उसने अपना सर उठाया और एक गैर इंसानी भयानक आवाज निकालते हुए मेरी तरफ हमला करने के लिए उठी। ये मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। मैंने जिंदगी की सबसे बुलंद चीख मारी और उल्टे कदमों भागा। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे भागा। मेरे पैर पटरियों में फंसे, मैं कई बार गिरा, मेरे घुटने और कोहनियां छिल गईं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे बस इतना पता था कि अगर मैं रुका तो मारा जाऊंगा। मैं हाँफता कांपता रोता हुआ वापस स्टेशन पहुंचा। मेरी हालत देखकर सीनियर साहब जो उस वक्त चाय पी रहे थे, घबराकर मेरी तरफ दौड़े। नईम, क्या हुआ? खैरियत? कहां से भागते हुए आ रहे हो? मैं उनके कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए उन्हें सारी आप बीती सुना दी। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर भी खौफ और अफसोस के तासुरात उभर आए। उन्होंने मुझे उठाकर पानी पिलाया और कहा, पागल लड़के, आज अमावस की रात है और तुम लोग नशे में ऐसी हरकतें कर रहे थे। तुम्हें पता है कि जिस जामुन के दरख्त के नीचे तुमने गंदगी की, उस पर एक चुड़ैल का साया है। सालों पहले एक औरत ने उसी दरख्त के नीचे खुद को आग लगा ली थी। आज की रात वो अपने उरूज पर होती है। उसकी बेटी की रूह भटकती है और लोगों को अपनी मां के पास लेकर जाती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि जिंदा बचकर आ गए। उस दिन के बाद से मैंने शराब और हर किस्म के नशे को हमेशा के लिए तौबा कर ली। वो रात आज भी एक डरावने ख्वाब की तरह मेरे जहन में ताज़ा है। वो बिना चेहरे वाली जली हुई औरत आज भी मेरी नींदें हराम कर देती है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ जगहें और कुछ वक्त वाकई मनहूस होते हैं। कभी भी, खास तौर पर नशे की हालत में, अपनी हदूद पार न करें। आपकी एक छोटी सी गलती आपको ऐसी दुनिया में धकेल सकती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, ये थी नईम साहब की भेदी हुई हकीकी कहानी। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जिन चीज़ों को हम वहम या मजाक समझते हैं, उनके पीछे कभी कभी ऐसी हकीकतें छुपी होती हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। हम नईम साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना तजुर्बा हमसे शेयर किया ताकि हम सब इससे सबक हासिल कर सकें। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई पुरअसरार कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।